साइकोपैथ इंडिया आ गया है। कोई बात नहीं, वो इंडिया तो आ गया है लेकिन वापस नहीं जा पाएगा। उसने अपना आतंक इंडिया में ही शुरू किया था और वो इंडिया में ही खत्म होगा। अधीर अपने असिस्टेंट को अपने विला में और सिक्योरिटी को टाइट करने का ऑर्डर देकर अपनी कैबिन से बाहर निकल जाता है। ये खबर पूरे अंडरवर्ल्ड को हिलाकर रख दिया था। ये खबर नागराज वालिया तक भी पहुंच गई थी, लेकिन अभी इसमें वो पढ़ना नहीं चाहता था क्योंकि उसके पास अभी एक अच्छा खासा डील था। अगर वो अबीर के साथ होता तो साइकोपैथ उसे नहीं छोड़ता, और अगर वो साइकोपैथ के साथ हो जाता तो अबीर का दिया हुआ वो कॉन्ट्रैक्ट डील रिस्क में पड़ जाता। इसीलिए वो खुद को इस सब से अलग ही रखता है। पर रुद्र कहता है, भाई रूही का क्या चक्कर है, आप बताएंगे। रियांश भी रुद्र का साथ देते हुए कहता है। अबीर उन चारों की तरफ एक बार देखता है और कहता है, तुम लोगों को पता है कि मैंने आज तक कभी किसी बेगुनाह को नहीं मारा है। अगर मैं किसी को मारा हूँ तो वो जरूर कोई बात होगा। वो बहुत बड़ा गुनहगार था, विक्रम सेठी। विक्रम सेठी चारों एक साथ कहते हैं, उसे आपने मारा था। विक्रम सेठी भी कोई आम आदमी नहीं था। वो भी एक जाना माना हस्ती था, और रातों रात कहाँ गायब हो गया किसी को कुछ पता ही नहीं चला। 2 साल पहले फ्लैशबैक, कॉलेज में दो बच्चों ने खुद को फांसी से लटका दिया था। उनकी उम्र लगभग 15 से 16 साल होगी और उसे आत्महत्या का नाम दे दिया गया था। लेकिन इसके पीछे का सच कुछ और ही था, और ये बात अभीर को पता चली कि उन बच्चों की मौत ओवरडोज नशे की वजह से हुई थी। जब उसने इसके पीछे कौन है ये जानने की कोशिश की तो उसके सामने विक्रम सेठी का नाम आया, और उस समय बहुत सारी लड़कियां जहर से गायब हो रही थी। उसमें भी विक्रम सेठी का ही हाथ था। उसका पुलिस कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उसकी बहुत पहचान थी। अंडरवर्ल्ड में भी उसका दबदबा था, लेकिन अभीर जानता नहीं था। जब ये बात अभीर को पता चली तो अभीर ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा कि अगर तुम नहीं माने तो तुम्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन विक्रम सेठी नहीं माना, और कुछ दिनों के बाद दो लड़कियां बहुत बुरी हालत में रोड के किनारे मिली। इन दोनों की बहुत बुरी हालत थी, उन्हें पहचान पाना बहुत मुश्किल था। उनके साथ जानवरों जैसा बिहेव किया गया था। जब ये बात अभीर को पता चली तो इसमें विक्रम सेठी का ही हाथ था। उसी रात बहुत तेज तूफान और बारिश हो रही थी। अभीर ने विक्रम सेठी को बीच रास्ते पर गोली मार दिया और उसे रातों रात गायब करवा दिया। इसके बारे में ज़्यादा किसी को कुछ पता नहीं चला, लेकिन अबीर ने उसकी फैमिली के बारे में पता लगाने की कोशिश की कि उनकी मदद करने के लिए, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला और ये बात यहीं ख़त्म हो गई। फ्लैशबैक एंड। लेकिन ये बात आज रूही की शक्ल में आकर खड़ी हो गई थी। अबीर अपनी बात ख़त्म करने के बाद शंकर और रियान से कहता है, तुम लोग फैला जाओ और सबका ख्याल रखना। ये कहकर अभीर भी वहां से निकल जाता है। अभीर के विला के सामने कुछ दूरी पर ही दो कारों की आपस में टक्कर हो गई थी, और वहां पर बहुत हल्ला मचा हुआ था। जो मेन गेट के बॉडीगार्ड्स और फोर्स थे, उनका ध्यान उस गाड़ी की तरफ चला गया था। उनमें से कुछ वहां जाकर उन्हें वहां से हटने को कहा कि यहाँ से जल्दी निकलो, वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। इन्हीं कुछ पलों में उनके साथ ऐसा होगा उन्होंने सोचा भी नहीं था। ऊपर से ही लगातार गोलियों की चलने की आवाज़ आने लगी, और बहुत सारी ऊपर से स्मोक बम गिरने लगे, जिसकी वजह से नीचे बॉडीगार्ड और फोर्स को दिखाई नहीं दे रहा था। उनमें से कई बॉडीगार्ड्स और फोर्स ने उस धुएं से प्रोटेक्ट होने के लिए ग्लासेस पहन लिए थे, लेकिन उन्हें गोलियों ने भून दिया। हवा में कम से कम 10 से 12 चौपर उड़ रही थी और सब में से लगातार गोलियां चल रही थी। इस अंधाधुंध फायरिंग से बहुत सारे गार्ड की जान जा चुकी थी, और बहुत सारे जमीन पर गिरे हुए थे, और बहुत सारे स्मोक बम से बेहोश हो चुके थे। उसमें से 3 चॉपर नीचे उतरे, और तीनों में से बहुत सारे गुंडे निकलकर ओबराय विला में घुसकर वहां से सभी को बंदूक की नोक पर बाहर लेकर आए और सभी को एक चॉपर में बिठाकर लेकर निकल गए। मिहिर और अधीर की फैमिली को भी किडनैप कर लिया गया था। साइकोपैथ से यूं ही सब नहीं डरते थे। वो सच में साइको था। उसने आने से पहले ही सबके बारे में सब कुछ पता लगा लिया था, और विधायक की हेल्प से उसने ये सारे काम को अंजाम दिया था। वह इस बार अभीर को और उससे जुड़े लोगों का नामो निशान मिटा देने वाला था। अभीर इन सब बातों से अनजान अभी सड़कों पर अपनी गाड़ियां दौड़ा रहा था। शायद वो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि साइकोपैथ कहाँ हो सकता है। अभीर को इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि कुछ दिन पहले उसने जो विधायक के लड़के को मारा था, वही विधायक साइकोपैथ का एक सहारा बना हुआ है। क्योंकि विधायक की मदद के बिना साइकोपैथ इतनी आसानी से अभीर के परिवार तक नहीं पहुंच सकता था। साइकोपैथ की जो इतनी बड़ी फौज बनी थी, उसमें से आधे विधायक के थे, जिससे साइकोपैथ का काम और आसान हो गया था। विधायक किसी भी कीमत पर अधीर को खत्म होता हुआ देखना चाहता था। भले ही काम वो नहीं करता, लेकिन अधीर को खत्म करवाने में वो किसी भी हद तक जा सकता था। तभी अधीर के पास शंकर का कॉल आता है। शंकर बहुत ज्यादा घबराया हुआ था।
वो अबीर को सारी सिचुएशन बताता है कि कैसे यहाँ विला पर सब कुछ तबाह हुआ है और घर में कोई भी नहीं है। ये सुनकर अबीर की हाथ स्टीयरिंग पर कस जाती है। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ने लगता है। राजवंशी विला अधीर पहले अपने विला आता है, लेकिन वो भी अपने विला का हाल देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि यहाँ भी उसके गार्ड बेहोश पड़े थे या इस दुनिया से जा चुके थे। ये सब देखकर अधीर को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो भी बेतहाशा दौड़ते हुए विला के अंदर जाता है और चारों तरफ कृतिका को ढूंढता है, लेकिन कृतिका उसे कहीं भी नहीं मिलती। कुछ समय बाद एक बहुत बड़ा ग्राउंड था। ग्राउंड में अभीर, रुद्र, शंकर, रियांश, मिहिर, अधीर सब घायल अवस्था में पड़े हुए थे। उनके हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे और उनके सर पर भी चोटें लगी थी, जिससे हल्का हल्का खून निकल रहा था। और उनके सामने एक आदमी एक सोफे पर किसी राजा की तरह एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठा हुआ था। इस ग्राउंड में कुछ बिल्डिंग भी बनी हुई थी। वो बिल्डिंग पूरी तरह से बना नहीं था, अभी उसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। उसी पर अभी की पूरे फैमिली को बांधा गया था। उसमें महक, मिहिर के मॉम डैड और कृतिका भी मौजूद थे। अपने फैमिली की वजह से ही अभी रुद्र, रियांश और अधीर, शंकर और मिहिर का ये हाल हुआ था, वरना अब तक वो 6 मिलकर यहाँ का सब कुछ तबाह कर चुके होते। बहुत कुछ देर पहले अभी जब अपनी गाड़ी चला रहा था तो उसे एक कॉल आई थी। वो कॉल किसी और की नहीं, साइकोपैथ की थी। उसने कॉल पर सिर्फ इतना ही कहा था कि अगर अपनी फैमिली को वापस चाहते हो तो तुम्हारे फ़ोन पर एक लोकेशन गया है, उस लोकेशन पर आ जाना। ये मैसेज सभी को गए थे, अबीर को भी। और सभी लोग जब लोकेशन पर पहुंचे तो अपनी फैमिली को इस हालत में देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। अगर वो एक भी मूवमेंट करते तो साइकोपैथ उनकी फैमिली को नुकसान पहुंचाता। अबीर का इस वक्त गुस्से से बहुत बुरा हाल था, उसका चेहरा काला पड़ गया था। अबीर ने जब दीवानची को देखा कि उसके हाथों को किस तरह से बांधा गया था, उसके दादा दादी को, उसका बस चलता तो वो अभी सारी दुनिया को खत्म कर देता, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं कर सकता था। अबीर अपनी शांत मगर खतरनाक आवाज में कहता है, देखो साइकोपैथ, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, तुम्हें मुझसे बदला लेना है तो मुझसे बदला लो, लेकिन मेरी फैमिली को छोड़ दो। तुम्हारी फैमिली और तुम्हें खत्म करके ही हमें चैन मिलेगा। ये आवाज़ साइकोपैथ के पीछे से आई थी। ये कोई और नहीं, रूही थी। साइकोपैथ ने रूही को वहाँ से छुड़ा लिया था। रूही एक हॉलीवुड के किसी विलन की तरह दिख रही थी। उसने अपने बालों को ऊपर करके बांधा हुआ था और ब्लैक टॉप, जीन्स और लेदर की ब्लैक जैकेट और घुटनों तक ब्लैक शूज पहने हुए थे, दोनों हाथों में बंदूक। वो एक परफेक्ट विलन के लुक में थी। रूही को उस लुक में देखकर सब बहुत शॉक थे। रूही सबको देखते हुए अपने चेहरे पर एवल स्माइल के साथ कहती है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे वहां पर छोड़कर चले आओगे तो मैं मर जाऊंगी? नहीं, मैंने कहा था ना, तुम लोगों की नाक के नीचे से मुझे वो छुड़ा कर ले जाएंगे। देखो, मैं तुम लोगों के सामने हूँ। मैंने कहा था, मैं कोई ऐसी वैसी नहीं हूँ। मैं हूँ साइकोपैथ की रीढ़ की हड्डी, जो साइकोपैथ की हर काम आती है। मुझे उन्होंने यहाँ पर भेजा था और मेरा मकसद भी यही था। जब तुमने मेरे पापा का मर्डर किया था तभी मैंने साइकोपैथ से हाथ मिला लिया था। इन्होंने मुझे और मेरी फैमिली को जो चाहिए था वो दिया और मैं इनका साथ, ताकि मैं तुम्हें बर्बाद कर सकूं। ये हम दोनों का मिशन है। इतना कहने के बाद रूही ने अपने दोनों हाथों से बंदूक चलाना शुरू कर दिया, लेकिन एक भी बंदूक की गोली उन पांचों में से किसी को भी छुई तक नहीं थी, क्योंकि रूही ने गोली या ऐसे ही चलाई थी। अबीर, रुद्र, मिहिर, रियांश, अधीर, शंकर कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो अपनी फैमिली की वजह से मजबूर थे। कृतिका को इस हाल में देखकर अधीर का दिल ऐसा था जैसे किसी ने अधीर के दिल को अपनी मुट्ठी में लेकर निचोड़ दिया हो। सबका यही हाल था और साइकोपैथ ने खुद इनको अपने हाथों से मारकर उन्हें घुटनों पर बिठाया था, लेकिन उन 6 में से किसी ने भी साइकोपैथ पर हाथ नहीं उठाया था, क्योंकि अगर कोई भी उस पर हाथ उठाता तो उसकी फैमिली को जान से मार देता। और ये सब अच्छी तरह से जानते थे कि साइकोपैथ कुछ भी कर सकता है। फ्लैशबैक एंड। अबीर अपने चेहरे पर स्माइल लिए हुए साइकोपैथ की तरफ देख रहा था। आदित्य, तू 5 साल पहले भी मुझसे हार कर यहाँ से गया था, लेकिन इस बार तेरी कब्र यहीं खुदेगी। इस बार मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। तुम उस बात को अभी तक नासूर बनाकर लड़ रहे हो। जो भी हुआ तेरी वजह से हुआ था। इस चक्कर में तूने ना जाने कितने मासूम की जान ली, ना जाने कितने पर जुल्म किया, लेकिन मेरे रहते अब और नहीं होगा। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। साइकोपैथ के चेहरे पर हंसी और उदासी दोनों आ जाती है। वो कहता है, नहीं अभीर सिंह ओबरॉय, उस बार तो तुम जीत गए थे, लेकिन इस बार नहीं। इस बार मेरे पास कुछ खोने को नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास बहुत कुछ है।
आदि तुम्हारे पास तो पहले भी कुछ नहीं था और आज भी कुछ नहीं है। पहले भी अकेले थे और आज भी अकेले हो, और वो भी तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ खुद की वजह से। हाँ, हूँ मैं अकेला, लेकिन खुद की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से। तुमने मेरे प्यार को छीना था। तुमने दूर किया था नेहा को मुझसे। तुमने नेहा को मुझसे दूर करके मेरी ज़िंदगी छीन ली। तब से मैं बदले की आग में जी रहा हूँ। मैं कब तुमसे अपनी नेहा का बदला लूँ? ये तुम्हारी गलतफ़हमी थी कि आदि मैं कभी नेहा से प्यार नहीं करता था, लेकिन नेहा तुमसे भी प्यार नहीं करती थी, वो मुझसे प्यार करती थी, तो इसमें मेरी क्या गलती थी? मैं तो उससे प्यार नहीं करता था, लेकिन नेहा तुम्हारी वजह से मरी थी। अगर तुम नेहा के साथ उस दिन ऐसा बिहेव नहीं करते, तो वो कभी भी बिल्डिंग से कूद कर अपनी जान नहीं देती। तुम गलतफ़हमी में हो आदि, वो मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से सुसाइड की थी। तुमने जो उसके साथ किया था, नहीं, तुमने तो उसे धक्का दे दिया था, उसकी वजह से। याद करो वो रात, फ्लैशबैक, रात के समय कॉलेज में बहुत चहल-पहल थी। वहाँ पर फ्रेशर पार्टी चल रही थी और उसी में थी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, जिस पर सभी लड़कों का ध्यान खींचा चला जा रहा था। उसकी ब्यूटी आई कैचिंग थी, जो भी उसकी तरफ देखता, देखता ही रह जाता। रेड शॉर्ट ड्रेस में उसकी खूबसूरती को देखकर कोई भी खो जाए, उस पर से उसके खुले बाल, कजरारी आँखें और होठों पर लाल लिपस्टिक और भी कयामत ढा रही थी। वो लड़की अदाओं से चलती हुई आकर अबीर की साइड में खड़ी हो गई। "अबीर कैसे हो?" "मैं ठीक हूँ।" वो लड़की अबीर की क्लासमेट थी और उसी के साथ था आदित्य रायज़ादा, जो कि अबीर का दोस्त था। अबीर और आदित्य बहुत ही अच्छे दोस्त थे। उनकी मुलाकात कॉलेज में हुई थी और कॉलेज में ही वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। लेकिन उनकी दोस्ती के बारे में कुछ लोगों को ही पता था, लेकिन उनके बीच में आ गई थी नेहा। अबीर नेहा से प्यार नहीं करता था, लेकिन नेहा अबीर से प्यार करती थी और आदित्य नेहा से। उसी रात नेहा ने अबीर को प्रपोज़ किया, लेकिन अबीर ने सबके सामने नेहा को मना कर दिया। उसने नेहा से साफ इनकार कर दिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। इस बात से नेहा बहुत हॉट हुई थी। वो बहुत खूबसूरत थी, नेहा को इस बात का बहुत गुरूर था कि उसे कोई कैसे रिजेक्ट कर सकता है। वो इतनी खूबसूरत है, इंटेलिजेंट है, फिर भी कोई उसे कैसे रिजेक्ट कर सकता है? ये बात नेहा से बर्दाश्त नहीं हो रही थी और नेहा पार्टी छोड़कर कॉलेज के सबसे टॉप फ्लोर पर जाकर खड़ी हो गई। नेहा के पीछे-पीछे आदित्य भी टॉप फ्लोर पर चला गया। आदित्य जब फ्लोर पर गया तो उसने देखा कि नेहा रेलिंग के बिल्कुल करीब खड़ी है। नेहा को वहाँ से खींच कर लेकर आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। लेकिन नेहा समझने को तैयार नहीं थी। नेहा के ना समझने पर खुद प्रपोज़ कर देता है। इस बात पर नेहा और वायलेंट हो जाती है और चिल्लाने लगती है। आदित्य को बुरा-भला कहने लगती है, "तुम्हारी इतनी औकात जो तुम मुझे प्रपोज़ कर रहे हो? तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुझ जैसे लड़के से प्यार करूँगी? मैं सिर्फ़ अबीर से प्यार करती हूँ और उसी से करूँगी।" लेकिन मैं तो तुझे प्यार करता हूँ नेहा। आदित्य को एक थप्पड़ जड़ देती है और कहती है, खबरदार, दोबारा से मुझे इस तरह की बात की तो मैं तुमसे प्यार नहीं करती, और जाने लगती है। ये बात आदित्य को बर्दाश्त नहीं होती और वो नेहा को पकड़ लेता है। ऐसा भी क्या है अबीर में जो तुम अबीर से प्यार कर सकती हो, मुझसे नहीं? मैं भी तो एक लड़का ही हूँ। जो अबीर के पास है वो मेरे पास भी है। फिर तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकती? नहीं कर सकती मैं तुमसे प्यार, तुम जैसे फटीचर लड़की से। छोड़ो मुझे, जाने दो। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती तो तुम किसी से भी प्यार नहीं कर सकती। नहीं करने दूँगा मैं। आदित्य को गुस्सा आता है और आदित्य नेहा को ऊपर से धक्का दे देता है। नेहा को बिल्डिंग से गिरते ही वहीं पर डेथ हो जाती है। वहाँ से भागने लगता है, लेकिन अबीर उसे पकड़ के उससे पूछने लगता है कि क्या हुआ था? तुम ऐसे क्यों जा रहे हो? कोई बात है? बहुत घबराया हुआ आदित्य था, लेकिन आदित्य अबीर से खुद को छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है। कुछ समय में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आदित्य का नाम आता है, जिससे पुलिस आदित्य को हिरासत में ले लेती है और उसे बहुत टॉर्चर करती है ताकि वो अपने गुनाह को कबूल कर ले। लेकिन आदित्य एक ही बात कहता है, मैंने जानबूझकर नहीं किया, अचानक से हो गया, मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन पुलिस आदित्य की बात को मानने को तैयार नहीं थी और उसे टॉर्चर कर रही थी। एक रात आदित्य पुलिस स्टेशन के सारे पुलिसकर्मियों को गोली मारकर वहां से भाग निकला और किसी भी तरीके से इंडिया छोड़कर चला गया अमेरिका, और वहीं पर उसने अपनी दहशत कायम किया। लेकिन वो इस इंसिडेंट का जिम्मेदार अबीर को मानता था और वहाँ साइकोपैथ के नाम से मशहूर हो गया। अंडरवर्ल्ड में साइकोपैथ के नाम से हर कोई डरता था, क्योंकि आदित्य किसी को मारने से पहले सोचता नहीं था। जब भी किसी को मारता तो बहुत बेरहमी से मारता,
उसके सामने जो भी बात आता वो किसी को नहीं छोड़ता, एकदम साइको बन जाता है। इसी कारण वो साइकोपैथ के नाम से मशहूर हो गया। उससे पुलिस भी डरने लगी क्योंकि उसने कई पुलिस स्टेशन को उड़ा दिया था। कई पुलिस को पब्लिक के सामने गोलियों से भून डाला था, इसीलिए उसके पास जाने से हर कोई डरता था। एक बार साइकोपैथ इंडिया भी आया था ताकि वो अबीर से अपना बदला ले सके, लेकिन इस बार भी अबीर उससे जीत गया और साइकोपैथ फिर दोबारा इंडिया से अमेरिका चला गया और उसके बाद अब आया था और आते ही चारों तरफ तबाही मचा दिया था। इस बार पूरी तैयारी करके आया था। साइकोपैथ अपनी बात को खत्म करता तभी अबीर उससे कोई ना कोई और बात करने लग जाता। वो साइकोपैथ का समय बर्बाद कर रहा था, जिसका अंदाजा साइकोपैथ को बिल्कुल भी नहीं था। देखो आदित्य, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मेरे परिवार वालों को छोड़ दो। तुम्हें मुझसे बदला लेना है, मुझसे लो। ये बात सुनकर सब कोई शॉक में थे। अब उन्हें साइकोपैथ और अभीर के बीच के कनेक्शन के बारे में पता चला था कि क्यों अभीर और साइकोपैथ एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए थे। अभीर नेहा से भले ही प्यार नहीं करता था, लेकिन आदित्य ने एक बेगुनाह को मारकर अभीर को अपना दोस्त से दुश्मन बना लिया था और साइकोपैथ को ये लगता था कि अभीर की वजह से ही नेहा ने उससे प्यार नहीं किया और उसकी जान चली गई। वहां मौजूद कुछ गुंडों के हाथ में बंदूक थी तो कुछ के हाथ में हॉकी स्टिक। रूही साइकोपैथ के बगल में खड़ी थी। रूही के चेहरे पर एक डबल स्माइल थी। वो अपना जीत समझती थी। उसे लग रहा था कि वो अब जीत जाएगी। रूही के पिता की डेथ के बाद साइकोपैथ ने उसकी फैमिली को अमेरिका बुला लिया था। रूही ने साइकोपैथ का टीम ज्वाइन कर लिया ताकि वो अभीर से बदला ले सके और उसने साइकोपैथ के साथ रहकर बहुत ट्रेनिंग की और वो आज साइकोपैथ के साथ एक विलन के रूप में खड़ी थी। रूही ने अभीर के माथे पर गन पॉइंट किया हुआ था, तभी ऊपर की तरफ धूल उड़ने लगा। अभीर ने अपनी फुर्ती दिखाई और रूही की गन छीन कर साइकोपैथ के माथे पर गन पॉइंट कर दिया। अभीर ने इतनी फुर्ती से किया था कि किसी को समझ में भी नहीं आई अभी क्या हुआ। ये धूल अभीर ने अपनी मुट्ठी में लेकर उड़ाई थी, जिसकी वजह से सामने बैठे साइकोपैथ की आंखों में धूल चले जाने की वजह से उसकी आंखें बंद हो गई थी और इसी मौके का फायदा उठाकर अभीर ने साइकोपैथ के माथे पर गन पॉइंट कर दी थी। बस बहुत हो गया साइकोपैथ, अभी तुम्हारा खूनी खेल खत्म होगा। कहो अपने इन सब चूजों से कि अपने हाथ के हथियार नीचे रखे और मेरी फैमिली को अभी के अभी छोड़े। देखो मेरा सब कुछ दांव पर लगा हुआ है, मैं एक पल भी नहीं लगाऊंगा तुम्हें मारने में। इसीलिए कहो इन सबको अपने हथियार नीचे रखे और मेरी फैमिली को छोड़े, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतनी आसानी से तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम्हें मारना इतना भी मुश्किल नहीं है। एक गोली और तुम्हारा खेल खत्म। इसीलिए मेरी बात मानो और मेरी फैमिली को छोड़ दो। साइकोपैथ ने इशारा किया तो उसके आदमी ने अपने हथियार और बंदूक नीचे रख दी और उनमें से कुछ लोग जाकर अभीर के फैमिली के लोगों के हाथ खोलने लगे। तभी शंकर, रियांश, अधीर और रुद्र भी वहां चले गए। उन सभी अपने अपनी फैमिली को वहां से सेफ निकालना चाहते थे। अधीर ने कृतिका का हाथ खोला तो कृतिका उछलकर अधीर के गले से लग गई। वो बहुत रो रही थी। गौरी भी शंकर के गले लगी हुई थी। सोना ने खुद को संभाला हुआ था। उसका हाथ खोलते ही जाकर दादा दादी की हक भी खोलने लगी और दादी के गले लग गई। वो सबके सामने रियांश के गले नहीं लग सकती थी। देवांशी भागते हुए आकर अबीर के पीछे से गले लगा लेती है। वो बहुत डर गई थी। अबीर अपने हाथों से उसे होल्ड करके अपने सीने से लगा लेता है और उसे संभालने लगता है, लेकिन उसने गन पॉइंट अभी भी साइकोपैथ की तरफ ही किया हुआ था। अबीर शंकर और रियान से कहता है तुम सब अभी सभी को सेफली घर पहुंचाओ, लेकिन फैमिली तो फैमिली होती है। वो अपने बच्चों को छोड़कर अकेला नहीं जाना चाहते थे, लेकिन फिर भी बहुत समझाने के बाद सब मान गए। लेकिन देवांशी, गौरी, कृतिका, महक, आयशा ये सब घर जाना नहीं चाहते थे। उनकी जान तो यहाँ अटकी पड़ी थी। अगर उन सबको कुछ हो जाता तो ये कैसे खुद को संभालती। इसीलिए ये सब जाने को तैयार नहीं थी। देवांशी कहती है कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं भी, गौरी, आयशा सबका यही कहना था। अभी दीपांशी को समझाते हुए कहता है देखो यहाँ पर रहोगी तो मेरा ध्यान तुम पर रहेगा और मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। क्या तुम चाहती हो मैं कमजोर पड़ूं? हम लोग यहाँ संभाल लेंगे। रियांश तुम सबको घर लेकर जाओ। ना चाहते हुए भी सब घर चले जाते हैं। अभी रुद्र, शंकर, मिहिर, अधीर सब यहीं थे। अब तुम्हारा क्या होगा साइकोपैथ, लेकिन तुम कैसे बचोगे? तभी किसी ने अबीर के हाथ पर जोर से वार किया और अबीर के हाथ से बंदूक गिर दी। अबीर ने संभाल लिया। वहां अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी। उसमें पता नहीं चल रहा था किसको गोली लग रही है और अबीर, अधीर, शंकर, मिहिर, रुद्र इन सबके वेपन स्किल्स बहुत अच्छी थी। इसीलिए ही खुद को बचाते हुए सबको टपका रहे थे। बंदूक की गोलियां खत्म हो गई तो किसी का नाक तोड़ते, किसी के मुंह, किसी का दांत, किसी का जबड़ा हिल जाता, किसी की हड्डियां टूटने की आवाज आती। वहां पर ऐसा लग रहा था जैसे तूफान आया हुआ है। चारों तरफ धूल मिट्टी उड़ रही थी और बंदूक चलने की आवाज आ रही थी। वहाँ का माहौल बहुत ही खतरनाक हो गया था। तभी वहां पर अभीर के बॉडीगार्ड और उनके साथ रियाज
भी था। कुछ ही समय में वहाँ बस कुछ ही लोग बचे थे। साइकोपैथ रूही और साइकोपैथ के कुछ खास आदमी। अबीर ने जानबूझकर नहीं मारा था। अबीर साइकोपैथ को भीड़ में मारना नहीं चाहता था। साइकोपैथ ने उसकी दीपांशी को हाथ लगाया था। उसके बाद वो इतनी आसानी से उसे कैसे मार सकता था? तुमने तैयारी तो बहुत अच्छी की थी। तभी रूही ने रियांश पर गोली चला दी। रियांश को गोली लगती उससे पहले ही उसे किसी ने धक्का दे दिया। रियांश दूर जाकर गिरा और एक चीख की आवाज निकली जो सोना की थी। सोना नहीं, रियांश को बचाने के लिए खुद पर गोली खाई थी। जब रियांश और बॉडीगार्ड अबीर के पास आ रहे थे, तभी कृतिका, देवांशी, महक, आयशा, सोना और गौरी डिक्की में बैठकर वहां पर आ गए। सोना ने रूही को रियांश पर गोली चलाते हुए देख लिया था। उसने रियांश को बचाने के लिए उसे धक्का दे दिया, लेकिन गोली उसे लग गई। फिर से उनके बीच गोलियां चलने लगी। रियांश दौड़कर सोना के पास आया, उसके सर को अपनी गोद में उठाकर, सोना तुम ठीक हो? और उसे डांटने लगा कि क्या जरूरत थी तुम्हें यहाँ आने की? किसने कहा था कि गोली खुद पर खाने की? आंखें मत बंद करो अपनी, आंखें खुली रखो। अभी गोली चलाते हुए रियांश से कहता है, रियांश तुम सोना को लेकर यहाँ से जाओ, हम देख लेंगे। दिवांशी, गौरी, महक और आयशा के हाथ में भी गन थी। कृतिका को गन चलानी नहीं आती थी, इसीलिए उसने अपने हाथ में एक हॉकी स्टिक लिया हुआ था। कृतिका को जो भी मिलता वो उसे हॉकी से मारती। दिवांशी, गौरी, आयशा और महक ये भी फायरिंग कर रही थी, लेकिन उनकी वेपन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं थी। उनकी गोली निशाने पर नहीं लग रही थी, लेकिन ये खुद को बचा ले रही थी। कृतिका अधीर को आवाज लगाते हुए उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई और एक गोली उसके सीने में आकर लगी और धड़ाम की आवाज से कृतिका भी जमीन पर गिर गई थी। जिसने गोली मारी थी उसके सीने में अधीर अपनी बंदूक की सारी गोलियां खत्म कर देता है और कृतिका को अपनी गोद में उठाकर वहां से लेकर निकल गया। मिहिर को बचाते हुए महक के हाथ में भी गोली लग गई थी, लेकिन महक के हाथ से गोली छूकर निकल गई थी, जिससे उसके हाथ से खून निकल रहे थे। जब मिहिर ने देखा तो उसने अपनी रुमाल निकालकर महक के हाथ में बांध दिया, जहां से ही खून निकल रहा था। महक के हाथ से बहुत ज्यादा खून बह गया था। मिहिर महक को अस्पताल के लिए लेकर निकल गया। साइकोपैथ हंसते हुए कहता है, अभी तेरे दोस्त तेरा साथ छोड़ रहे हैं एक एक करके। तभी साइकोपैथ के हाथ में एक गोली जाकर लगती है। ये गोली दीपांशी ने चलाई थी, लेकिन उसकी लगातार गोली चलाने से एक गोली साइकोपैथ को लग गई थी। रूही को भी अधीर ने मार दिया था। रूही ने ही अधीर पर गोली चलाई थी, जिसके आगे कृतिका आ गई थी और साइकोपैथ की बाकी आदमियों को भी मार दिया था। अभीर कहता है, भले ही मेरे दोस्त चले गए हों, लेकिन शायद तुमने अपने आसपास नहीं देखा। तुम्हारे पास अब कोई नहीं बचा है सिर्फ तुम्हारे अलावा। अभीर, शंकर, रुद्र आकर एक साथ खड़े हो जाते हैं और उनके बगल में दीपांशी, गौरी और आयशा भी खड़े हो जाते हैं। अभीर कहता है, बहुत हुआ, तुम और तुम्हारा आतंक अब खत्म। और उसकी बंदूक में जितनी भी गोलियां थी वो सारी की सारी गोलियां साइकोपैथ के अंदर उतार देता है और शंकर ने भी अपनी बंदूक साइकोपैथ पे खाली कर दी थी। अब वहां पर कोई नहीं बचा था, सबके सब खत्म हो गए थे। और फिर दीवानसी को डांटते हुए कहता है, तुम्हें किसने कहा था यहाँ आने के लिए? रुद्र और शंकर भी गौरी और आयशा को डांट रहे थे, लेकिन ऐसा गौरी दीवानसी अपना सर झुकाकर उनके डांट को सुन रही थी। आयशा कहती है, देखो बहुत हुआ, हम तुम्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते थे। गौरी कहती है, हम भी। दीवानसी तो कुछ बोल ही नहीं रही थी। अबीर दीवानसी का सर उठाकर कहता है, ऊपर देखो मेरी तरफ। दीवानसी अपना मुंह फुलाए हुए कहती है, एक तो हम आप सबको बचाने आए, ऊपर से आप सब हम लोगों को डांट रहे हैं। हम लोग आपसे बात नहीं करेंगे। वो तीनों तीनों से अपना मुंह फेर कर खड़ी हो जाती है। अभी रुद्र और शंकर एक दूसरे को देखने लगते हैं और इसके बाद वो तीनों अपने अपने वालियों को गले लगा लेते हैं। कहते हैं, सॉरी, हमें तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो सब हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। उन्हें भी थोड़ी चोट आई थी, तो अपना ड्रेसिंग कराने कृतिका और सोना की हालत बहुत खराब थी, क्योंकि उन्हें गोली उनके सीने के पास लगी थी। उनका ऑपरेशन चल रहा था। महक का भी खून बहुत ज्यादा बह गया था, इसीलिए इलाज चल रहा था। अधीर और रियाज ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े लाइट को देख रहे थे, जो लगातार जल रही थी और उनके अंदर की घबराहट भी लगातार बढ़ रही थी। कुछ देर में ऑपरेशन थिएटर की लाइट बंद हो जाती है और डॉक्टर बाहर निकलते हैं। कहते हैं, खून ज्यादा बह गया था, लेकिन ऑपरेशन हो गया, खतरे की बात नहीं है, कुछ देर में उन्हें होश आ जाएगा। अधीर और रियांश को अब जाकर घबराहट कम हुई। वो दोनों ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाकर अधीर कृतिका की साइड में जाकर बैठ जाता है। रियान सोना के पास जाकर उसे देख रहा था। जब सोना को गोली लगी थी तो रियांश को ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर से जान चली गई है। वो खुद को कोस रहा था, क्योंकि उसने पहले ठीक से देखा कि नहीं कि सोना कहाँ है। रियांश अपने मन में कह रहा है, एक बार तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारा हक सबके सामने दूंगा। मिहिर महक के सामने बैठकर उसे घूर रहा था। महक होश में आ चुकी थी।
वो मिहिर से कहती है, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? तुम तो मुझसे प्यार नहीं करती थी, मुझसे शादी भी नहीं करना चाहती थी, तो फिर क्यों मुझ पर आई हुई गोली खुद पर ले ली? महक नजरें चुराते हुए कहती है, नहीं करती मैं तुमसे प्यार, तो ये बात तुम मेरी आंखों में देख कर कहो। लेकिन महक अपनी नजरें फेर लेती है। मिहिर रूम से बाहर निकल जाता है। अधीर कृतिका के बेड के पास स्टूल पर बैठा हुआ था। वो सोच रहा था कि कृतिका के जाने के बाद कैसे रहेगा। जब कृतिका को गोली लगी थी तो उसकी जान निकल रही थी, उसका बहुत बुरा हाल था, लेकिन अधीर अपने साथ नहीं रखना चाहता था। लेकिन आज के हादसे को भूल नहीं सकता था, जिसने उसे हमेशा तकलीफ दी, उसी के साथ क्या नहीं किया। लेकिन मुझे बचाने के लिए उसने खुद पर गोली खाई। अधीर को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि बिना किसी गलती के अधीर ने कृतिका को बहुत सताया था। आज पहली बार अधीर को कृतिका के लिए ऐसा फील हो रहा था जैसे कि कृतिका के बिना उसकी सांसें बंद हो जाएगी। जब अभी रुद्र शंकर अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर उन्हें ग्रीट करते हुए कहते हैं, सर आप यहाँ। पर सर आपको तो चोट लगी है, आप यहाँ बैठिए, हम अभी ड्रेसिंग करते हैं। डॉक्टर ने सबकी पट्टी की। अधीर और रियांस अभीर के पास आते हैं। रियांस अभीर से पूछता है, अभीर साइकोपैथ का क्या हुआ? मारा तुमने उसे? कोई भी नहीं बचा, सब खत्म हो गए। साइकोपैथ की कहानी खत्म हुआ। अब किसी के अंदर साइकोपैथ की खौफ नहीं होगी। और तीनों की ड्रेसिंग करने लगते हैं। ड्रेसिंग के बाद अधीर से हैंडशेक करके तीनों वहां से निकल जाते हैं। तीनों ओबराय विला आते हैं। विला में दादी जी बहुत घबराई हुई थी और दादाजी के माथे पर भी चिंता की लकीरें थी। जैसे ही अभीर, रुद्र और शंकर सबके साथ अंदर आते हैं, दादी उन्हें देखकर दौड़ती हुई उनके पास जाती है। मेरे बच्चों कैसे हो तुम लोग? मैं कितना टेंशन में थी और ये सभी वहां चले गए थे बिना बताए। टेंशन के मारे मेरी हालत खराब हो गई थी। और रियांस कहाँ है? और सोना? देवांशी दादी को शांत कराती हुई कहती, दादी आप शांत हो जाइए, अब सब ठीक है। और सोना की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए रियांस भाई उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए हैं। और मिहिर भी वहीं पर है, आप चिंता मत कीजिए, अब सब ठीक है। देखिए हम सब भी ठीक है, अब आप परेशान मत होइए और जाइए आराम कर लीजिए। दादाजी अबीर से कहते हैं, अबीर सब ठीक है? अबीर कहता है, जी दादाजी सब ठीक है, अब चिंता मत कीजिए। उसके बाद अबीर दीवानजी को लेकर ऊपर अपने रूम में चला जाता है। दादा दादी भी आराम करने के लिए चले जाते हैं। रुद्र और आयशा भी अपने कमरे में चले जाते हैं। शंकर गौरी को भी अपने साथ ले जाता है। अबीर दीवानजी को दीवार से पिन किए हुए अपने दोनों हाथों को दीवानजी की साइड में रखा हुआ था, ताकि दीवानजी की साइड से निकल ना सके। अबीर उसे घूर रहा था। अभी दीवानजी को भले ही वहाँ कुछ भी नहीं कहता, लेकिन अभी को ये सोचकर बहुत गुस्सा आ रहा था कि अगर वहाँ पर दीवानजी को कुछ हो जाता तो तुम बहुत झांसी की रानी बनती हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं वहाँ पर संभाल रहा था ना, मैंने कहा था ना कि तुम वहाँ पर नहीं आओगी। अगर तुम्हें कुछ हो गया होता तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। दीवानजी मुस्कुराते हुए अपने हाथों को अधीर के गले में डालते हुए कहती है, मुझे पता है आप मुझे कुछ नहीं होने देंगे, और मैं आपकी कमजोरी नहीं आपकी ताकत बनना चाहती हूँ, और ज्यादा डेयरिंग दिखाने की जरूरत नहीं है। अब जिसका हस्बैंड इतना डेयरिंग डैशिंग हो तो उसकी वाइफ को भी तो थोड़ा बहुत डेयरिंग होना चाहिए ना। दिवानसी अपना मासूम सा चेहरा बनाकर अबीर को देखते हुए कहती है। अबीर दिवानसी के मासूम चेहरे को देखकर दिवानसी को और कुछ नहीं कह पाता और उसे अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, ऐसी बेवकूफी कभी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी ना? तुम समझ गई? मैं बहुत थक गई हूँ, आराम कर लो, दीवानसी कहती है। अभी दीवानसी को अपनी गोद में उठाकर बेड पर लिटा देता है और कहता है, आराम करो, और उसे ब्लैंकेट से कवर करके चला जाता है। दीवानसी अपनी आंखों को बंद कर लेती है। इन सब में दीवानसी बहुत थक गई थी, उसे जल्दी ही नींद आ गई। अभी रूम से बाहर निकलकर कहता है, अब एक काम और बाकी है नागराज वालिया, अब बर्बाद होने की बारी तुम्हारी है। हॉस्पिटल। अधीर कृतिका के बेड के पास कृतिका को होश में आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन अभी तक कृतिका को होश नहीं आया था और ना ही सोना होश में आई थी। लेकिन अब कृतिका को धीरे धीरे होश आ रही थी। जब कृतिका होश में आई तो उसके सामने अधीर धुंधला धुंधला दिख रहा था। कृतिका फिर से अपनी आंखों को बंद करके खोलती है। उसके सामने अधीर बैठा हुआ था। वो अधीर को देखते हुए अपनी धीमी आवाज में कहती है, आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ नहीं ना? अधीर कृतिका की बात को सुनकर अपने मन में ही सोचता है, बेवकूफ लड़की, खुद गोली खाई है और मुझसे पूछ रही है कि मैं ठीक हूँ या नहीं। गोली तुम्हें लगी है और मुझसे पूछ रही हो? क्या जरूरत थी तुम्हें मेरे पीछे आने की? किसने कहा था तुम्हें आने के लिए? तुम्हें कुछ हो जाता तो? मैं बाकी की बात अधीर के मुंह में ही रह गई। कृतिका कहती, हाँ तो मैं क्या बोली ना? क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, तुम बताओ तुम वहां क्यों आई? अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीती? आपके अलावा मेरा है ही कौन? अधीर अब कुछ नहीं बोलता और एकटक कृतिका को देखे जा रहा था। तभी डॉक्टर कमरे में आते हैं, कहते हैं, सर मैडम को इंजेक्शन लगाना है। अधीर साइड में खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो रूम से तो जाने वाला नहीं था, तो डॉक्टर को अधीर के सामने ही
कृतिका को इंजेक्शन लगाना पड़ता है। इंजेक्शन को देखकर कृतिका तो पहले डर रही थी, लेकिन अधीर के घूरने पर इंजेक्शन लगवा लिया था। रेहान सोने के होश में आने पर उसे डांट रहा था, लेकिन सोना उसे एकटक निहार रही थी। सोना रेहान से कहती है, आप मेरे पति हैं और आपको कुछ हो जाता तो आपकी रक्षा करना मेरा भी फर्ज है। तभी रूम में एक डॉक्टर आते हैं और वो भी सोना को इंजेक्शन लगाने के लिए कहते हैं, लेकिन सोना बेड से उठने लगती है। तभी उसे रियांश पकड़ लेता है और कहता है, उठो मत, अभी तुम्हारा जख्म हरा है। सोना रोनी सी सूरत बनाकर कहती है, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। रियान सोना को बातों में उलझा लेता है। तभी डॉक्टर सोना को इंजेक्शन लगा देते हैं। इंजेक्शन लगने के कुछ देर बाद सोना को नींद आ जाती है। 15 दिन बाद ओबराय बिला गौरी सोना को फ्रूट कट करके दे रही थी और कह रही थी, भाभी आप ना जल्दी ठीक हो जाइए, फिर देखना हम दोनों रियांश भाई को खूब परेशान करेंगे। हाँ बेटा, गौरी ठीक कह रही है, एक बार तो ठीक हो जा, तब हम रियांश को सबक सिखाएंगे। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू मेरे अपने ही घर में नौकरानी बनाने की। दादी, जो कुछ हुआ उस समय यही ठीक था, अब आप माफ कर दीजिए। जब सोना हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आई थी तब रियांश ने सबको सच्चाई बता दिया था। वो और छिपाना नहीं चाहता था। उस वक्त दादी ने रियांश के बहुत कान खींचे थे और उसके पीछे डंडे भी लेकर पड़ी थी। तो एक बार मेरे हत्थे चढ़ जा, मैं तेरी सारी होशियारी बंद कर दूंगी। तब से दादी से रियांश छुप छुप कर ही रहता था। वो दादी के सामने आने से डरता था कि कहीं दादी उसका क्लास ना लगा दे। और 5 दिनों में रियांश ने पता नहीं कैसे कैसे करके खुद को बचाया था। जब भी दादी को देखता तो ऐसे छिपता या ऐसे निकलता जैसे कोई चोर हो। इस बात पर दादाजी भी रियांश से खफा थे कि उसने घर की बहू को नौकरानी बना दिया। लेकिन सोना को अपने फैमिली मेंबर होने से दिवानसी, आयशा और गौरी बहुत खुश थे। सब आपस में बात कर ही रहे थे, तभी सीढ़ियों से आती हुई टक टक की आवाज सुन दादाजी ने ऊपर देखा। ऊपर से दिवानसी और अबीर आ रहे थे। दिवानसी बहुत खूबसूरत दिख रही थी। दिवानसी एक व्हाइट कलर का गाउन पहना हुआ था जिसमें वो किसी प्रिंसेस की तरह लग रही थी, और अबीर एक ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था और उसका फेस बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। अबीर जब सीढ़ियों से होता हुआ हॉल में आता है तो दादी पूछती है, अरे अबीर बेटा, इतना सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? दादी, वो कुछ जरूरी काम था, वो करके मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। दादी कहती है, हाँ जल्दी लौट आना, शाम को फंक्शन है तो तैयार भी तो होना होगा। अबीर अपना सर हिलाकर दिवानसी को लेकर वहां से चला जाता है। अबीर दिवानसी को कार में बिठाकर खुद ड्राइव करने लगता है। दिवानसी उससे पूछती है, आप बता क्यों नहीं रहे हम कहाँ जा रहे हैं? लेकिन अबीर दिवानसी को कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। अबीर दिवानसी से कहता है, चुपचाप चलो, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। दिवानसी अबीर से कुछ नहीं पूछती क्योंकि वो पूछ पूछ कर थक चुकी थी, लेकिन अबीर ने उसे नहीं बताया था। अबीर की कार टाउन हॉल में आकर रुकी है। वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी, पर बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन और बिल्डर आए हुए थे। वहां पर किसी प्रॉपर्टी का ऑक्शन चल रहा था। जब अबीर की कार टाउन हॉल के गेट के पास आई तो गार्ड ने दरवाजा जल्दी से खोल दिया। अबीर अपना कार लेकर अंदर एंटर करता है। अबीर और कुछ बड़े बिजनेसमैन के लिए वीआईपी एरिया में इंतजाम किया गया था। अबीर अपनी कार से निकलकर वीआईपी एरिया की तरफ चला जाता है। नीलामी का शोर बढ़ रहा था, लेकिन वीआईपी लाइन की पहली सीट पर बैठे अबीर की आंखों में सिर्फ एक चीज थी, नागराज वालिया की बर्बादी। दीवान से भी अबीर के साथ ही बैठी हुई थी। उसने जब अपने सामने स्टेज पर नागराज वालिया को देखा तो उसने डर की वजह से अबीर के हाथ को बहुत जोर से पकड़ लिया। उसकी बॉडी कांपने लगी थी, लेकिन अबीर दीवानसी के हाथों को कसकर पकड़ लेता है और उसे शांत करने लगता है। कहता है, रैपिड देखो, शांत रहो, यहाँ पर हम उसे बर्बाद करने आए हैं। जो सब कुछ तुम्हारा था आज तुम नागराज वालिया से वापस लोगी, और आज तुम अपना बदला पूरा करोगी। अबीर ने नागराज वालिया से अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया था। नागराज वालिया ने अपना सब कुछ अबीर के इस कॉन्ट्रैक्ट में लगा दिया था, लेकिन अबीर की कॉन्ट्रैक्ट खत्म करते ही नागराज वालिया की बर्बादी शुरू हो गई थी और आज उसकी प्रॉपर्टी का ऑक्शन था। सामने बोली लगाई जा रही थी, 5,000 करोड़, एक, 5,000 करोड़, दो। तभी एक आदमी कहता है, 7,000 करोड़। फिर बोली स्टार्ट होती है 7,000 करोड़ से। कहानी के अगले एपिसोड के लिए कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।